आप ना अगर एक कॉमन मिडिल क्लास जो अभी अभी जिसने जॉब करना शुरू किया है 2-4 साल हुए हैं, रफली 30-35-40 हज़ार रुपये वो लोग कमाते हैं, 25 हज़ार कमाते हैं, और SIP वो कर रहे होंगे 500 रुपये महीने की, 1000 रुपये महीने की, और उसमें वो खुश होते हैं कि नहीं मैं तो बड़ा डिसिप्लिन हूँ, मैं 1000 रुपये महीने का म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। और वहीं उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी होगी 20 लाख की, बैंक से लोन वोन लेके कुछ भी करके 20-25 लाख का एक फ्लैट ले रखा होगा। तो नेट वर्थ उनके बैंक में सारी सेविंग सब कुछ मिला के 2-4 लाख रुपए हैं। जितना लोन मिल सकता है ले लिया है, अपनी नेट वर्थ का 200 गुना लोन ले लिया है। लेकिन शेयर बाजार में अपनी नेट वर्थ का 2% पैसा लगाने से डरते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शेयर बाजार में लोन लेके पैसा लगाओ, बहुत रिस्की है, बिल्कुल मत करो, लेकिन एक मीनिंगफुल अमाउंट तो आपको लगाना पड़ेगा, जिससे अगर क्योंकि अगर क्या होगा, आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 1 रुपये शेयर बाजार में लगाया और वो 1 रुपये 2 रुपये हो गया, डबल हो गया, तो आपके 100 रुपये पे तो 101 रुपये ही हुए, आपको 1% का रिटर्न मिला, तो आपकी नेटवर्थ पे फर्क ही नहीं पड़ा। कम से कम इतना पैसा तो लगाइए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जाता है तो आपकी नेटवर्थ पे फर्क पड़ता है। आपकी अगर नेटवर्थ 100 रुपये की है और आप 20 रुपये लगाते हैं उसमें से केवल 20%, और वो 20 का 40 होता है, तो आपके 100 रुपये में 20 रुपये का गेन आया, आपकी नेटवर्थ 20% से बढ़ी। तो खुद से ये पूछिए कि अगर आप 35,000 रुपये कमाते हैं और आप महीने के शायद 5-7-10 हज़ार रुपये बचा पाते हैं, तो 5,000 रुपये आप गोल्ड पे लगा रहे होंगे, 5,000 या तो आप FD पे लगा रहे होंगे, तो उतना अमाउंट वहाँ से हटा के जब आप यंग हैं, स्पेसिफिकली जब आप रिस्क ले सकते हैं, तब स्टॉक्स पे लगाइए। जितने यंग आप हैं उतना ज़्यादा अपना सेविंग्स का पोर्शन आप इक्विटीज़ में लगाइए। यही वो समय है जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए अपने पैसे को एक्सपोज करना है। I think the stock market का unnecessarily बहुत बुरा नाम है, खासकर हिंदुस्तान में, and that also explains why the percentage of retail investors in the country is abysmally low. Right. क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां शेयर बाजार में पैसा डूब गया, शेयर बाजार में पैसा डूब गया। The way that I think about this, and इसके बारे में मैंने अभी recently एक वीडियो भी बनाया था, that if you enter the market through the right approach, which is don't think of it like stock. Think of it like a commitment or a confidence in a certain company and its future. Right. Then suddenly the perspective changes. क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं, for instance, and this is not a stock recommendation by far, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप पहले एक नेटवर्क पे थे और आप अपने 3G के लिए कुछ पैसे देते थे, and suddenly फिर 2016 में जियो आया। फिर जैसे ही जियो आया, आपका डेटा चार्ज कम हो गया, आपका 3G 4G हो गया, आपके दोस्त वगैरह भी सब जियो लेने लग गए, अब जियो में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, so on and so forth. So you sit and pause and say, यार मेरी दुनिया बदल गई जियो की वजह से, मेरे दोस्तों की दुनिया बदल गई जियो की वजह से। I see that is the future, जहां मैं स्ट्रीम कर पा रहा हूँ, YouTube अच्छे से देख पा रहा हूँ, Netflix अच्छे से देख पा रहा हूँ, so on and so forth. गेमिंग हो पा रही है। So do I have the confidence that this company can continue to grow and grow and grow? And if yes, I will buy the shares of that company and I will hold on to them because it seems like a great asset to have. Right. And when you start thinking like that, then it is a great way of investing. Exactly. लेकिन अगर आप मेरे जैसे गधे होंगे कि नहीं, किसी कोई दूर दराज में, किसी अफ्रीका के जंगलों में किसी ने गुलाब के बाग उगाए हुए हैं कि कोई पता नहीं है कौन मालिक है, कौन खुदा है, कौन कुछ है, और उस पे आपने सट्टा कर दिया है, then it is actually gambling. Like it's worse than gambling because आप genuinely without any information and without any understanding अपना पैसा डुबा रहे हैं. And both sides of the equation will always exist. I feel that if people approach the stock market with a long-term view and with a view of this is my confidence or my assumption or prediction of a company's success in the future, then things will be very different. What you don't realize is कि जब आप compounding को break करते हैं ना, तो उसको वापस लाने में फिर उतने ही साल लगेंगे. And that is something that I just regret in some way because amount बड़ा नहीं था, लेकिन it just felt like the right thing to break that compounding and take that cash because I felt like ये तो मेरा ही है, तो अगर मेरा ही पैसा है तो अगर मेरे काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा. बट अगर थोड़ी सी फाइट मार के वो पैसा कहीं और से अरेंज हो जाता and I could have paid it back, then this compounding at least would not have been affected. Right. At the same time, I wouldn't make that comment कि अगर कंपाउंडिंग चल रही है लेकिन आपको पैसे की जरूरत है तो आप कभी भी उसको छूइए मत.
Because at the end of it, if money is not working for you, तो फायदा ही क्या? Right. You can't be a slave to money. Money has to be your slave. Yep. तो उस हिसाब से it is of course something that you might have to do and it is okay to do it. But realize करिएगा कि जब वो compounding break होगी तो उसको उस point पे वापस आने में उतना ही time लगेगा या शायद ज़्यादा भी लगे क्योंकि inflation आ चुका होगा and the value of money would have depreciated. तो it will be harder. जनरल चेकलिस्ट अगर देनी हो, सो प्रोबेबली आई विल लुक एट लाइक कि कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज जब कोई भी मेजर करेक्शन आता है, सो जिन भी कंपनीज के पास डेट होती है या बहुत सारा लोन होता है, डेट एसेंशियली मीन्स लोन, सो बहुत ज़्यादा अगर लोन है किसी कंपनी के ऊपर, देन इट कैन बैकफायर अ लॉट, स्पेशली इन अ डाउन टर्न अगर इकोनॉमी में है तो. So that's one, right? Size of the company, right, that is another important key criteria. क्योंकि कुछ कंपनीज ठीक है, आपने बहुत स्मॉल कैप तरीके के स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन आपने वो अंडरस्टैंडिंग से खरीदे कि these are growth stocks for you, right? But mostly आप प्लीज मिड कैप तक या लार्ज कैप तक जाओ, राइट? एंड एज अंकुर सेड कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये भी देख लो थोड़ा सा कि कि कितना स्टॉक प्राइस, बिकॉज कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें बहुत महंगी भी हो जाती है. जैसे कि अगर आप अभी कोलगेट पामोलिव देखो, सो इट वाज राइट नाउ इट इज एट लाइक 20% डिस्काउंट, सो टू से, राइट? अभी आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, सो दैट इज देयर. लेकिन लोगों ने उसको 20% ऊपर प्राइस पे भी खरीदा. इट्स अ ग्रेट स्टॉक, नथिंग ऑफ अबाउट इट, बट आई थिंक दीज फ्यू की थिंग्स वो देखना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो द इंटेंट विथ विच यू आर इन्वेस्टिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस में अगर आप, कई बार अपन ये बोल देते हैं कि यार लॉस मेकिंग कंपनी है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग इट? मे बी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यूएस में इफ यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग थिंग, आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीद रहे हो कि आप नेक्स्ट ईयर उसको बेच दोगे, राइट? यू आर टेकिंग एटलीस्ट लाइक अ 5-year bet on it. So उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी. सो एटलीस्ट जो गेम चेंजर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, जैसे रोहित शर्मा, व्हेन ही वाज यंग, ही वाज अ वेरी वॉलेटाइल प्लेयर, राइट? शुरुआत में उसने बहुत डक्स बनाए, राइट? लेकिन ओवर टाइम he grew up to be like a very consistent batsman from that perspective. So similarly जो अच्छे stocks होते हैं जो बहुत ज़्यादा volatility दिखाते हैं, it does not mean कि volatile है therefore वो खराब है. It is just that कि volatility की वजह से it's an opportunity also to invest in something good. अगर कोई न्यूबी है जिसको ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आई थिंक बेस्ट पॉसिबल थिंग इज निफ्टी इंडेक्स फंड. इट्स एज गुड एज यू आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. बात खत्म, you just go and invest. Possibility number 2, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो बोलता है यार मैं ना खुद स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एंड दैट पर्सन इज नॉट वांटिंग टू इन्वेस्ट इन मिड कैप, स्मॉल कैप्स वगैरह. ऐसे केस में क्या होता है, सीन मेनी पीपल की जो स्टॉक्स में भी लार्ज कैप्स लेते हैं एंड दे गो अहेड विद अ ब्लू चिप म्यूचुअल फंड. सो इट्स एज गुड एज आप दोनों सेम भी ले रहे हो, आप खुद स्टॉक्स भी ब्लू चिप पे ले रहे हो और आपका म्यूचुअल फंड में भी ब्लू चिप है. सो यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग टू द कोर. सो अगर आपको खुद से दिमाग ज्यादा नहीं लड़ाना है स्टॉक्स में, तो यू कैन गो अहेड विद इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, जो कुछ भी आपको अच्छे लगते हैं. एंड फिर अगर आपको थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप रिलेटेड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, जहाँ पे आपको खुद को दिमाग नहीं लड़ाना है कि कौन सा स्मॉल कैप या मिड कैप लूं. वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिमाग लड़ाने के लिए बोल रहे हो. दैट पर्सन विल चूज द गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स फॉर यू. दैट कैन बी द आंसर. I want to highlight 3 learnings of mine from this past 2-year period of learning finance. One, there was a massive finance boom. Yeah. In content, people were learning aggressively about finance and the stock market. That led me also to learn, and what I figured is that making money through stocks or through knowledge about the world of finance is very disciplinary. What I mean is there's a certain set of rules and patterns, and if you follow those patterns, if you figure them out over time and if you continuously follow them, you will make money. It's not as risky as people think. And a lot of people don't enter the stock market out of that fear of, oh, I won't be able to learn the skill or I'll lose money. They think of it as jua, as gambling, but it's not that. If someone teaches you how to bat, you'll be able to bat well. That's the first learning, that this is a very learnable skill. If you're just slightly disciplined, you're not supposed to use much creativity. You use a set of rules. The second thing I figured is, actually Ankur Warikoo made a video on this recently. He said that he gave a chart for financial independence by the age of 30. And I believe it was somewhere around the range of 1 crore. As if you earn 1 crore rupees, with that amount of money, considering all your expenses also, if you are able to save up around 1 crore,
you're actually set for life. You can even plan for your retirement with just that 1 crore. And he explained how in that video, which is quite doable, if not by the age of 30, by the age of 40 for a lot of the listeners, for a lot of the Indian population. So that financial independence goal is in reach for a lot of young kids, and they need to understand that. And the third thing I understood is that just right now people have understood the basics and they want to learn the advanced aspects of the stock market, of the world of finance. आप बहुत सारी गलतियां तो करोगे ही। जब आप शेयर्स पिक करोगे 40-50% ऑफ द टाइम्स आप गलतियां करने वाले हो। तो अगर आप अपनी गलतियों पे तो बैठे हुए हो कि भाई 100 का शेयर 50 हो गया, तभी बेचूंगा जब दोबारा 100 आएगा, उस पे तो आप बैठे हुए हो। और जो शेयर बेचारा 100 से 200 हो गया, जो आपके लॉस को कवर कर रहा है और वो 400 हो सकता है, उसको आप बेच दे रहे हो कि नहीं नहीं इसमें से तो पैसा निकाल लो। तो बेसिकली 2 पेड़ हैं, एक फल दे नहीं रहा, उसको तो रहने दो कि ये जब फल देगा ना तब तक के लिए रुकता हूं, और जो फल दे रहा है इसने बहुत फल दे दिया, इसको काट देते हैं। तो ये बहुत डेंजरस मेंटालिटी है, क्योंकि अगर सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने ये किया होता कि शेयर डबल होने पे बेच दो, तो 10 गुना, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ये जो मल्टी बैगर्स होते हैं ये तो आपके पास कभी मिलेंगे ही, क्योंकि आप तो दुगना होने पे बेच दे रहे हो। जबकि इसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं, आपके पास अगर 1000 रुपए ही हैं, सिर्फ 1000 रुपए, आपको 300 बैगर्स चाहिए और आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। आपने 1000 रुपए एक ऐसे शेयर में लगा दिया जो 1 लाख हो गया, वो 1 लाख के लिए आपने एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो 1 करोड़ हो गया, और एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो 1 करोड़ से 100 करोड़ हो गया। 3 ऐसे शेयर्स और आपकी जिंदगी बन गई। 7 पुश्तों को काम नहीं करना। लेकिन अगर हम 2x पे रोक दे रहे हैं तो हमको 100x कैसे मिलेगा? सही बात है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, तो बिल्कुल उसे बेचना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए बेच देना कि यार ये तो हो गया 100%, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है।